Dear student, this is Kavita, your science mentor. Today we are going to start life process first chapter of biology. तक हम लोगों ने ये वाला पोर्शन हो गया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज द ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, जो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पर हो जाएगी, एनस पर। माउथ से लेकर कैनस तक आपकी एलिमेंट्री कैनल है। अब हम लोग शुरू करेंगे ग्लैंड्स क्या होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहली ग्लैंड आती है कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी, माउथ के अंदर प्रेजेंट होगी, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगी, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के पास। वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी है आपके पास, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वी हैव। 3 पेयर होते हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। कहाँ कहाँ होंगी, जॉ के नीचे, ईयर के नीचे और टंग के नीचे। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वी हैव, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, आपकी सलाइवा प्रोड्यूस करती है। अब जरा यहां देख लें, ये दूसरी चीज आ गई आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये आपका स्टमक है, ये स्टमक है, ये वाला हिस्सा स्टमक है। स्टमक की जो वॉल होंगी, इसको ऐसे समझे, स्टमक क्या बताया था आपको, जे शेप की बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी जो वॉल, इसकी ये जो दीवार है, यहां पर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, यहां पर प्रेजेंट होती हैं आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या स्क्रीट करेंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्क्रीट करती हैं आपका गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें हैं जिसको हम डाइजेशन प्रोसीजर जब शुरू करेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसमें से एलिमेंट्री कैनाल आपने कर ली। अभी जो चल रहा है वो चल रही है एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। पहली है सलाइवरी ग्लैंड और दूसरी कौन सी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी माउथ में, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है इन द वॉल ऑफ स्टमक। वापस आ जाते हैं डायग्राम पे। आगे देखिए फ्लो चार्ट में अगला क्या दे रखा है, लिवर। लिवर कहाँ प्रेजेंट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये कौन है, लिवर है। राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होगा, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लिवर जो है वो क्या रहेगी, आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होगी। सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछी जाए आपकी बॉडी के अंदर कौन सी होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर। लिवर का क्या काम रहेगा, लिवर क्या करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को। लिवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस को। ये स्टमक देख लिया था, स्टमक का कोई काम नहीं, इसको यहां से हटा देते हैं। लिवर ने प्रोड्यूस किया बाइल जूस, जो स्टोर कहां पर हो जाएगा, टेम्परेरीली ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्टोन हो जाता है कई बार गॉल ब्लैडर के अंदर, तो इसको रिमूव करना पड़ता है। क्या उसको रिमूव करने का कोई इंपैक्ट बॉडी पे पड़ता है, वो जब डाइजेशन प्रोसेस करेंगे तब देखते हैं कि क्या पड़ेगा। बाइल जूस का नेचर एल्कलाइन नेचर होता है, इसका नेचर एल्कलाइन नेचर होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये हो गया आपका लिवर। लिवर के बाद देख लेते हैं आगे क्या चीज प्रेजेंट है। आगे आ गया आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कौन है, स्टमक के नीचे यहां पर पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। इधर पेनक्रियाज प्रेजेंट होगा। पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा चीज आपको देखनी है, थोड़ा ध्यान रखना है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज येलो पिंक कलर का स्ट्रक्चर होगा, ये गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक, थोड़ा सा पिंकिश कलर इसके अंदर आता है पेनक्रियाज के अंदर। पेनक्रियाज जो है आपका 2 चीजों को स्क्रीट करता है। एक स्क्रीट करेगा ये एंजाइम और एक स्क्रीट करता है ये हार्मोन, दोनों ही प्रोटीन से बनते हैं। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो डुअल ग्लैंड का काम करती है, ये डुअल ग्लैंड का काम करती है।
ये एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड का काम करती है। ग्लैंड आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर, ग्लैंड्स आपके पास दो होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, अपने सीक्रेशन को डक्ट के थ्रू टारगेट तक लेकर जाएगी। एक्सोक्राइन क्या करेगी, एक्सो का मतलब एग्जिट, एग्जिट कर रही है वो, किसकी हेल्प से, डक्ट की हेल्प से अपने सीक्रेशन को टारगेट तक लेकर जाती है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, वो डायरेक्टली अपना सीक्रेशन किस में ट्रांसफर कर देती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देती है, वहां पर डक्ट नहीं होती। तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज दोनों तरह का काम करेगा, एक्सो का भी काम करता है और एंडो का भी करता है। एक्सो का जब काम करेगा तब ये किसकी प्रोडक्शन करेगा, आपके एंजाइम की प्रोडक्शन करता है। एंजाइम को ये अपने डक्ट के थ्रू क्या करेगा, एंजाइम को आगे उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर के जाएगा, और हार्मोन को डायरेक्टली ये किसके अंदर सप्लाई कर देगा, ब्लड में छोड़ देगा। हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कहां पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लास्ट का जो टॉपिक होता है वहां पर वो ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी वो आती हैं, तो इसको तो आप लोग पढ़ोगे वहां पर। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन दो तरह के हार्मोन को स्क्रीट करता है, ठीक है, इसके बारे में अभी बात नहीं करनी। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पेनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, एक डुअल ग्लैंड है, एक्सो एंड एंडो दोनों का काम करती है। दूसरा, यहां पर ये एंजाइम को स्क्रीट करेगी। कौन से एंजाइम स्क्रीट करेगी, जैसे अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड आपने पीछे पढ़ा था, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करती है, तो पेनक्रियाज क्या करेगा, ये पेनक्रियोटिक जूस को स्क्रीट करेगी। ये किसको स्क्रीट करेगी, पेनक्रियोटिक जूस को स्क्रीट करती है। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होंगे, एंजाइम की बात अभी थोड़ी देर के बाद में करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ थोड़ा सा और देख लीजिए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में क्या है, इंटेस्टाइनल जूस, सॉरी यहां पर इंटेस्टाइनल जूस की जगह ये जूस नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आनी चाहिए थी, जूस नहीं आना चाहिए था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आनी चाहिए थी। अभी इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होगी, अब कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, व्हाट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये क्या स्क्रीट, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स क्या स्क्रीट करेंगी, इंटेस्टाइनल जूस को स्क्रीट करेंगी, इंटेस्टाइनल जूस को स्क्रीट करेंगी, इसमें भी एंजाइम होंगे। ये इंटेस्टाइनल जूस जो है इसके एंजाइम्स क्या करते हैं, ये कंप्लीट डाइजेशन करेंगे आपके फूड का। यहां तक समझ में आया। यहां पर आप कह सकते हैं कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम था ह्यूमन बींग्स का वो कंप्लीट हो गया, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखने के लिए आता है। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अभी आपने खाना भी खा लिया, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ भी गया, अब वो ये देखना है हमें कि अब इसका डाइजेशन किस तरह से होगा, उसको स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन कैसे होता है, वन बाय वन चीजों को लेकर के यहां पर चलेंगे अपन। शुरू करते हैं हम लोग कहां से, माउथ से। माउथ से हम लोग कहते हैं कि हमारे फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या प्रेजेंट था, सलाइवा। माउथ में क्या प्रेजेंट था, देखा था हम लोगों ने, सलाइवा प्रेजेंट था। कहाँ गया सलाइवा। अच्छा एक चीज और देखिए आप लोग, थोड़ा सा मैं आगे की तरफ आऊंगी। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, टंग के फंक्शन पढ़े थे। टंग का क्या फंक्शन था, टेस्ट करती है, सलाइवा को फूड में मिक्स करती है या फूड को सलाइवा में मिक्स करती है, फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है और हमें स्पीक करने में, बोलने में हेल्प करती है। एक और फंक्शन है इसका, टीथ को क्लीन करने में हेल्प करती है। कई बार क्या होता है कि टीथ में, दांत में कुछ फंस गया, कुछ अटक गया, तो जब तक वो बाहर नहीं निकलता हमें इरिटेट करता रहता है और हमारी टंग उधर ही जाएगी बार बार, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं टू क्लीन टीथ, टीथ को साफ करने में भी आपकी हेल्प करती है। ये पिछली क्लास में रह गया था ये बताने से। अच्छा, सलाइवा के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, अमाइलेज प्रेजेंट है। सलाइवा माउथ के अंदर है, यहां पर कौन प्रेजेंट है, अमाइलेज प्रेजेंट है। अमाइलेज को एक और नाम भी दिया जाता है, टाइलिन बोलते हैं इसको। पर टाइलिन नहीं बोलना, टाइलिन बोलना है, पी साइलेंट होता है यहाँ, टाइलिन। अब ये क्या करेगा, ये टाइलिन क्या करता है यहां पर, टाइलिन या अमाइलेज ये डाइजेस्ट करेगा किसको, स्टार्च को। स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। आप इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे, स्टार्च है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका,
अमाइलेज, इसको आप कैसे लिखेंगे? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको इसका? टाइलिन, टाइलिन। ये क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। स्टार्च क्या चीज होती है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हम कहते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी देता है। यहां से आप समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी क्यों देता है। क्यों? स्टार्ट ही हो गया कहां? डाइजेशन, माउथ में, मुंह में रखते ही इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट नहीं होता है लेकिन स्टार्ट तो हो गया ना, स्टार्ट हो जाता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों को 3 चीजों को डाइजेस्ट कराना है। 3 चीजों में किस किस को डाइजेस्ट कराएंगे हम लोग? फूड के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, एक होता है आपका फैट, फैट का यहां पर एक और नाम होता है जिसको आपको याद रखना है, लिपिड, फैट या लिपिड। और तीसरा होता है आपका प्रोटीन। यही मेन पार्ट है जिनका डाइजेशन करना है, जो इसमें होगा पूरा सिस्टम के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जब होगा तब एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। जब तक ग्लूकोज नहीं बनता इसका मतलब डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। फैट का जब डाइजेशन होगा तब यहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी? फैटी एसिड, और साथ में ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होगी। ये बन गया, इसका मतलब कंप्लीट डाइजेशन हो गया। प्रोटीन का डाइजेशन जब होगा तब किसकी फॉर्मेशन होगी? अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हुआ ये? तो यहां आ जाइए, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट था, फॉर्मेशन किसकी हो गई यहां पर? माल्टोज की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ग्लूकोज होगा जब कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट होगा, यहां तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। माउथ के बाद फूड कहाँ जाएगा? फेरिंग्स के थ्रू ये फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप में हम लोगों ने बात की थी कि कोई एंजाइम वहां प्रेजेंट नहीं है, पेरिस्टोलिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो आगे की तरफ जाएगा। कोई एंजाइम नहीं है, दैट मीन्स फूड पाइप के अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होगा। फूड पाइप के बाद आ जाइए, आगे फूड कहाँ जाएगा आपका? स्टमक के अंदर जाएगा। फूड पाइप के बाद कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास क्या था? गैस्ट्रिक जूस था। गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस में अब देखना है कि इसके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। इसके पास होंगी आपकी 3 चीजें, इसके पास होंगी 3 चीजें, वो जरा यहां पर लिख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस, जीएस से समझना, गैस्ट्रिक जूस पूरे लिख लेते हैं, इसको कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो बाद में। गैस्ट्रिक जूस, इसके पास होंगी 3 चीजें। एक तो होगा इसके पास एंजाइम। एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा इसके पास पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, एक तो होगा पेप्सिनोजन, और एक होगा प्रोरेनिन। ये 2 एंजाइम प्रेजेंट होंगे यहां पर। एक प्रेजेंट होगा यहां पर आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक चीज प्रेजेंट होगी आपकी यहां पर म्यूकस। बात समझ में आई? इसमें सबसे पहले हम लेकर चलेंगे किसको? HCl की बात कर लेते हैं। HCl के क्या, HCl कैसा एसिड है? एक HCl तो एसिड है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। नो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? HCl होता है। फिर किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में काम आता है, इसीलिए बोला जाता है उसको। स्ट्रॉन्गेस्ट वैसे कौन सा रहेगा आपका? HCl होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है यहाँ पर? एसिड का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है, समझिएगा इसको। पहला फंक्शन ये होगा, किल द जर्म्स along with फूड। फूड के साथ अगर कोई जर्म चला गया बॉडी के अंदर, वैसे तो हम साफ सुथरा खाना खाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में इतने सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और भी होते हैं, फूड के साथ वो अंदर जा सकते हैं। उनको किल करने का काम किसका रहेगा? HCl का रहेगा। दूसरा, ये वाले जो एंजाइम है कौन कौन से? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये दोनों ही एंजाइम अगर प्रो की पोजीशन में है, अगर ये दोनों एंजाइम किस पोजीशन में है?
प्रो की पोजीशन में है। जैसे ये तो पेप्सिनोजन हो गया और ये क्या हो गया आपका प्रोरेनिन, ये दोनों कैसे हैं, इनएक्टिव है। इनएक्टिव है। मैं कहूं कि मेरी गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या स्क्रीट कर दिया, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजन था और प्रोरेनिन था, ये जाके प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, इनएक्टिव है। इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा, HCl करता है। इनको एक्टिवेट कौन करेगा, एक्टिवेट कौन करेगा, HCl करेगा। इनको एक्टिवेट कौन करेगा, HCl करेगा। कैसे करेगा वो देखते हैं जरा अभी। पेप्सिनोजन जो है, यहां लिख लीजिए इसको, पेप्सिनोजन साफ क्यों नहीं हो रहा ये, पेप्सिनोजन HCl क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। और प्रोरेनिन को कन्वर्ट करेगा ये किसके अंदर, प्रोरेनिन को कन्वर्ट कर देगा ये HCl रेनिन के अंदर। क्या यहां तक समझ में आ गया, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया पेप्सिन के अंदर, प्रोरेनिन कन्वर्ट हो गया रेनिन के अंदर। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज और, ये जो प्रोरेनिन है या मैं बोलूं रेनिन है, ये बच्चों में होता है, बच्चों में होता है, अडल्ट में नहीं होता, बड़ों में नहीं होता, ये बच्चों में होता है। क्यों होगा बच्चों में, अभी देखते हैं। अब ये कैसे काम करेंगे, अरे सॉरी, पेज ऐड करना था मुझे इसमें। अब ये कैसे काम करेगा, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में। अब ये पेप्सिन किस पे एक्शन करेगा, प्रोटीन पर एक्शन करता है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन कौन एक्ट करेगा इस पे, पेप्सिन इस पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन, अमीनो एसिड की फॉर्मेशन है, यहां पर पेप्सिन ने प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, रेनिन, अभी मैंने आपसे बोला कि रेनिन जो है वो किसके अंदर होता है, बच्चों में होता है। और आप जानते हो कि बच्चे हैं वो ज्यादातर क्या पीते हैं, आपका दूध पीते हैं। दूध के अंदर क्या होगा, मिल्क प्रोटीन होगा। तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बना देगा, कर्ड प्रोटीन बना देगा। कर्ड प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब कभी ज्यादा दूध पी लेता है, थोड़ी देर बाद वो दूध निकाल देता है, फटा हुआ दूध निकलता है, क्योंकि उसने डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कर्ड प्रोटीन बन जाएगा। इतना ही ध्यान में रखना है इसको। इसके बाद और क्या रह गया, ये एक ही एंजाइम निकल रहा था, दोनों सॉरी पेप्सिनोजन था और प्रोरेनिन था। HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया। दोनों ही किसको डाइजेस्ट करेंगे, आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। देखिए यहां पर इन दोनों के पीछे क्या लगा हुआ है, स्पेलिंग में IN लगा हुआ है। तो जो जिसके पीछे IN होगा वो किसको डाइजेस्ट करता है, आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अब कहां जाएगा फूड, सॉरी एक चीज रह गई। अभी हम लोगों ने HCl की बात की थी, HCl की बात की थी ना पीछे अभी। HCl एक, मैंने आपको बोला कि HCl एक स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या हमारी जो बॉडी के लिए ये खतरनाक नहीं होगा, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, बिल्कुल खतरनाक होगा। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक आपकी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, जल सकती है। तो उसके लिए क्या, उसकी प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने हमें अपने आप ही क्या दिया हुआ है, म्यूकस दे रखा है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देगी किससे, HCl से। प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बचाएगी उसको। अब देखें, इसमें कई बार क्या होता है कि ये जो म्यूकस की लेयर होती है ना, ये स्टमक है, यहां पर म्यूकस की लेयर होगी, ये वाली लेयर होगी म्यूकस की। कई बार क्या होगी, ये लेयर थोड़ी थोड़ी हट जाती है। कई बार क्या होगा, ये लेयर जैसे पूरा स्टमक ही हट गया मेरा, तो अगर ये थोड़ी थोड़ी हट गई, इस तरह से हट गई बीच में, तो क्या होगा,
तो क्या होगा, HCl तो स्क्रीट होगा ही होगा, और वो इस इनर लाइनिंग के साथ लगेगा। आप कुछ भी तला भुना खाएंगे, ज्यादा मिर्ची वाला खाएंगे, तो वो भी आपको जलन करेगा, पेट में दर्द होगा। इसको बोलते हैं अल्सर, पेप्टिक अल्सर। हेलिकोबैक्टर एक बैक्टीरिया, उसकी वजह से होता है ये अल्सर। ठीक हो जाता है मेडिसिन के थ्रू, ये ठीक हो जाता है अल्सर। म्यूकस की लेयर हट गई, थोड़ी थोड़ी हटती है, पूरी तरह से नहीं, थोड़ी थोड़ी अगर हट जाती तो वो अल्सर हो जाता है। इसके बाद यहां पर आपसे बोला था कि एक मसल है स्फिंक्टर मसल, ये रेगुलेट करेगी कितना फूड आगे जाएगा, आगे किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना फूड जाएगा। यहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है ना, इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, 7 मीटर लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बताए थे, पहला था डिडोनियम, दूसरा था जेजुनम, तीसरा था इलियम। 3 पार्ट है, तीनों में ही डाइजेशन होगा। तीनों में भी जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हटा दूं यहां से, फर्स्ट पार्ट कौन सा, डिडोनियम जो होगा, फर्स्ट पार्ट डिडोनियम के अंदर लिवर और पैनक्रियाज दोनों से सीक्रेशंस आएंगे। यहां पर लिख लेते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, लिवर एंड पैनक्रियाज दोनों से सीक्रेशंस आती हैं। लिवर से कौन आएगा इसके अंदर, लिवर से कौन आएगा यहां पर, बाइल जूस आएगा। बाइल जूस के भी 2 काम है, बाइल जूस के 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन में कौन कौन से हो जाएंगे। अब आप एक बात देखिए, स्टमक से फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो फूड आएगा वो कैसा फूड होगा, नेचर में एसिडिक नेचर का फूड आएगा, जो यहां डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा डाइजेस्ट, क्योंकि यहां पर जो एंजाइम होंगे वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे। एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे तो ये बाइल जूस उसको किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा। ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले जब बोला था कि लिवर बाइल जूस को स्क्रीट करता है और बाइल जूस जाकर के गॉल ब्लैडर में टेम्परेली स्टोर हो जाता है, तो वहां मैंने आपको बताया था कि बाइल जूस का नेचर कैसा है, एल्कलाइन है। तो ये क्या करेगा, मीडियम को, फूड के मीडियम को चेंज करेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, चेंज मीडियम ऑफ फूड, मीडियम को चेंज कर दिया, मीडियम ऑफ फूड कैसा करेगा, एसिडिक से किस में करेगा, एल्कलाइन में कर देगा। पहला फंक्शन तो इसका ये हो गया, आ जाता है ये 1 नंबर में। ये भी HCl के फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं, इसका भी पूछ लिया जाता है। चेंज कर दिया मीडियम। दूसरा क्या करता है, ये फैट को इमल्सिफाइड करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। कैसे वो क्या चीज होती है भाई, इमल्सिफिकेशन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। ये क्या चीज है, अब फैट किसके अंदर होती है, फैट जितना भी ऑयल होता है, जितना भी आपका तेल वगैरह ऑयल होता है, उसके अंदर फैट होती है। अब ये फैट जो है ये बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी फैट पर एंजाइम काम नहीं कर सकता, तो ये बाइल जूस क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, तोड़ के क्या करेगा, फैट की ड्रॉपलेट्स बना देगा। ये बना दी फैट ड्रॉपलेट, क्या बना दी, फैट का एक और नाम बताया था, लिपिड, इसमें कन्वर्ट करेगा, ये फैट की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेगा। ये कौन था, लार्ज फैट, लार्ज फैट और लिपिड, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया बाइल जूस ने, फैट की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जब ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया, अब इसका डाइजेशन होगा, इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि इस पे लाइपेज काम ही नहीं करेगा। हु इज लाइपेज, अभी बात करते हैं लाइपेज कौन है। तो ये हो गए 2 फंक्शन किसके, बाइल जूस के। पहला फंक्शन कौन सा है, मीडियम को चेंज कर रहा है, कौन से किस में करेगा, एसिडिक से एल्कलाइन, क्योंकि फूड स्टमक से आया और स्टमक में HCl था इसीलिए एसिडिक था, एल्कलाइन में हो जाएगा। दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को किस में कन्वर्ट कर दिया, लार्ज फैट को फैट की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया। ये फंक्शन थे आपके किसके, बाइल जूस के। तो लीवर से जो सिक्रेशन आया था उसका काम हो गया। दूसरा सिक्रेशन इसमें कहां से आएगा आपका, पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज ने क्या किया था, पैनक्रियाज लिखा है कहीं यहां पर, कहां गया पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ने क्या किया था, पैनक्रियोटिक जूस को स्क्रीट किया था। तो डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, पैनक्रियोटिक जूस में क्या क्या चीजें होंगी, पैनक्रियोटिक जूस
इसके अंदर भी 3 चीजें होंगी। 3 चीजें कौन कौन सी हैं इसमें? एक आएगा इसके अंदर ट्रिप्सिन, एक आएगा इसके अंदर अमाइलेज, नाम सुना होगा, पहले भी आया था, माउथ के अंदर अमाइलेज, और एक आएगा इसके अंदर लाइपेज। ये 3 एंजाइम है, 3 एंजाइम है आपके पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। अब ये किसको डाइजेस्ट करेंगे? जैसे मैंने आपको ये बोला था कि जिस स्पेलिंग के पीछे IN लगा हुआ है, टाइलिन को छोड़ करके, क्योंकि टाइलिन के ब्रैकेट में हमने अमाइलेज भी लिखा था, सलाइवरी अमाइलेज। जिन जिन के पीछे, जिन एंजाइम के पीछे IN लगा हुआ होगा वो किसको डाइजेस्ट करेंगे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटीन के भी पीछे IN है। ये सिर्फ एक याद रखने की टेक्निक है कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि कौन से एंजाइम को कहाँ लिखना है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा? आपका IN लगा हुआ है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, यही वाली इक्वेशन आ जाएगी इसी तरह से। बस आप क्या करें, ऊपर नाम चेंज कर दें, एंजाइम का नाम चेंज हो जाएगा। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? ये पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। कौन है ये? ट्रिप्सिन। इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आराम से हो जाएगा ये। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगी, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। दूसरा कौन है? अमाइलेज। एक ऐसा एंजाइम, सिर्फ याद करने की टेक्निक बता रही हूँ ये, एक ऐसा एंजाइम जिसके पीछे एज लगा हुआ है, वो किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे ये भी उसको करेगा ना, इसको देखेंगे कि ये किसको करेगा। अमाइलेज माउथ में किया था स्टार्च, स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करेगा? क्योंकि स्टार्च आपका एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अमाइलेज इसको डाइजेस्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा? माल्टोज की फॉर्मेशन कर देगा। होगी माल्टोज की फॉर्मेशन। अब आ जाइए लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? इसके पीछे भी एज लगा हुआ है ना, पर ये कार्बोहाइड्रेट को नहीं करेगा। इसका आगे देखो क्या लगा हुआ है, मैंने आपसे क्या कहा था अभी कि यहां पर आपको फैट के साथ साथ एक और नाम याद करना है, लिपिड। LI से लिपिड, LI से लाइपेज, यानी लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को डाइजेस्ट करता है। यहां लिखेंगे हम लोग लिपिड। लिपिड को डाइजेस्ट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा? आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करेगा। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन करेगा। कंप्लीट डाइजेशन हो गया क्या? कंप्लीट डाइजेशन अभी भी नहीं हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम चल रहा है। आपसे कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। और उससे पहले मैंने ये भी ऐड ऑन किया था कि जब प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट का होगा तो ग्लूकोज बनेगा, लिपिड का होगा तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बनेगा। बना कहीं? अब आप कहोगे यहाँ बना, थोड़ा बना है, कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ, पार्शियल हुआ है ये। अब ये दोनों प्रोसीजर किसके अंदर हो रहे हैं? आपका ड्यूरोनियम एंड जेजुनम के अंदर हो रहे हैं। क्लियर हुई है ये चीज? अब जेजुनम के अंदर हो जाएगा कंप्लीट डाइजेशन। कैसे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड पड़ी थी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने क्या स्क्रीट किया था? इंटेस्टाइनल जूस किया था। वो इंटेस्टाइनल जूस इनको क्या कर देगा? आपका कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। कैसे करेगा वो देखते हैं। अब आ जाएंगे इंटेस्टाइनल जूस, ये क्या करेगा? यहां कोई एंजाइम के नाम नहीं बताऊंगी, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस को हम शॉर्ट में IJ लिख लेंगे ब्रैकेट उस पे एरो के ऊपर, ठीक है। लास्ट में क्या बन गया था? प्रोटीन का जब डाइजेशन हुआ पेप्टाइड्स बना। ये इंटेस्टाइनल जूस इस पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? कौन है ये? प्रोटीन से हुआ था, अमीनो एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेगा? अमीनो एसिड के अंदर। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते थे, पर अब तो मैंने सारा लिख दिया। कलर चेंज कर सकते थे यहाँ, ताकि करूं अभी, चलने दो ऐसी। माल्टोज, माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। वैसे माल्टेज होता है इसके लिए एक एंजाइम। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस ही लिखेंगे, सबके एंजाइम होते हैं। जैसे यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन आ जाता है, एक काइमोट्रिप्सिन आ जाता है, एक इरेप्सिन आ जाता है, एक माल्टोज आ जाता है, ग्लैक्टोज आ जाता, ग्लैक्टेज आ जाता है, ग्लैक्टेज आ जाता है, फ्रक्टेज आ जाता, वो नहीं करने, इंटेस्टाइनल जूस ही लिखे आप इसमें, ठीक है। माल्टोज से क्या बन जाएगा? आपका ग्लूकोज बन जाएगा। और फैट का क्या रहेगा? फैट या
फैट की जगह लिपिड बोलोगे तो याद करने में आसानी रहेगी आपको, क्योंकि आगे सब्जेक्टिव में आपको वहां पर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर कौन बन जाएगा आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो गई। ये हो गया कंप्लीट डाइजेशन। कहां पर हो गया ये? जेजुनम के अंदर ये आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर। अब क्या होगा? अब इलियम के अंदर क्या हो, जेजुनम एंड इलियम के अंदर ही क्या रहेगा, इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसके चारों तरफ क्या रहेंगी, ब्लड कैपलरीज होती हैं, ब्लड कैपलरीज। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या बोलेंगे इनको? विलाई बोलते हैं या माइक्रोविलाई बोलते हैं इनको, विलाई माइक्रोविलाई। क्या करती हैं ये? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है ये। किसी कपड़े में भी रिंकल्स पड़ जाते हैं, आयरन करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया, विलाई भी क्या करेगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी तो ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब ये एब्जॉर्ब्ड फूड किसके पास जाएगा? एब्जॉर्ब्ड फूड जाएगा आपके ब्लड के पास जाएगा, जिसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। कल वो बताया था कि हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, नहीं बताया ना? आगे क्वेश्चन में ऐड किया था क्या? हाँ, बाद में लास्ट में देखते हैं इसको। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड का, और उसको आगे आपके ब्लड ने एब्जॉर्ब भी कर लिया और पूरी बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट कर दिया। अब जो बाकी का मटेरियल होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो किसके अंदर जाएगा? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। अब रोल रहेगा किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी पार्ट आगे गया है फूड का, उसमें से किसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा? पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे वहां पर, पानी को और कुछ सॉल्ट एंड मिनरल को वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब बाकी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेगा उसको किसके अंदर स्टोर कर लिया जाएगा? रेक्टम के अंदर स्टोर करेंगे। रेक्टम कौन है? रेक्टम आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, इसमें स्टोर कर लिया जाएगा और एनस के थ्रू इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहां पर एक मसल बताई थी मैंने, कुछ ध्यान है नाम मसल का? जहां पर ये टॉपिक आपकी बुक में खत्म हो रहा है, लास्ट लाइन में देखिए, वहां पर लिखा हुआ होगा एनल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर मसल आपकी दो जगह पर आई है। एक आई थी आपके स्टमक में, जहां पर स्टमक कैंड हो रहा था और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही थी, और दूसरी कहां पर आ गई है? एनस पे आ गई है। एनल स्पिंक्टर बोलते हैं इसको। कंट्रोल करेगी कि कितना कितना मटेरियल जो है वो आगे निकलेगा। फेसिस की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड को। सो आई थिंक ये यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सिंपल था, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत आराम से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा बस आपको। आगे यहाँ पर है आपका एंजाइम। क्या चीज होते हैं एंजाइम? पूछ लिया, क्या है एंजाइम? एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है उनको एब्जॉर्ब कर पाए। कॉम्प्लेक्स को हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, एक नोट डाला था मैंने यहाँ आपको, जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपकी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की होती है। अलग अलग में मतलब ऐसा नहीं है कि डॉग में अलग होगी, काऊ में अलग होगी, बुफेलो में अलग होगी, इस तरह से नहीं। जैसे हम लोग एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। इनकी बात की जा रही है यहाँ पर। जो आपका हर्बीवोरस होंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होगी। क्यों? और कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि हर्बीवोरस को क्या रहता है फूड में, इनका फूड जो है क्या रहेगा, घास फूस है, और घास फूस में ज्यादा अमाउंट किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन कर सकता है, क्लास 8 के अंदर आता है, रूमिनेंट्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, वहां पर उसके स्टमक में जो 4 चैम्बर बताए जाते हैं, बड़ा हो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। क्यों लंबी है, क्योंकि इनके फूड में क्या रहेगा, सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना एक सिंपल प्रोसीजर नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। क्या आपके किसी फूड में है सेल्यूलोज, आपके किसी फूड में है सेल्यूलोज, बिल्कुल है सेल्यूलोज। टमाटर खाया कभी, टमाटर खाया है तो सुबह देखा है, टमाटर आपने खा लिया रात को तो सुबह देखा कभी क्या हुआ उस टमाटर के साथ। ऐसा करना, रात को बहुत सारे टमाटर खा लेना छिलके के साथ, फिर सुबह देखना छिलका तैरता हुआ मिलेगा। कहाँ देखना है सुबह, बहुत समझदार बच्चे हैं, सब समझ गए कि कहाँ देखना है, तैरता मिलता है वो छिलका टमाटर का। क्यों, क्या है उसके अंदर, सेलुलोज होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। क्यों, उसको डाइजेस्ट करने वाला सिस्टम है नहीं हमारी बॉडी के अंदर। सिस्टम का मतलब कि उसको डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया नहीं है, उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। मैं आपसे बोलूं कि एक किसी पर्सन ने लोहे की कील खा ली, लोहे की कील खा ली, फिर क्या होगा, क्या वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं कर सकता। क्यों मर जाएगा भाई, क्यों मर जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो, उसको एंजाइम ही नहीं है उसके पास। गले में फंसानी नहीं ना, गले में क्यों फंसानी है, इतनी बड़ी, मैंने साइज थोड़ी बताया कि कितनी बड़ी खानी है। कील की जगह कुछ और कर लेना, अब ठीक है, कील की जगह कुछ और कर लेना, वाप खा मत लेना, कोई नाम लग जाएगा मेरा, ठीक है ना। मैडम ने बताया था जी, तो हमने कील खा ली, देखेंगे कि कील खाने से क्या होता है, नाम मत लेना ना मेरा, यहाँ मतलब खा मत लेना कोई ये। हर्बीवोरस के फूड में सेलुलोज होगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, साथ में इसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया की जरूरत होती है। बैक्टीरिया चाहिए जो हमारी बॉडी में तो होंगे नहीं, रूमिनेंट्स के अंदर होते हैं, और अगर बैक्टीरिया चाहिए तो इनको एकोमोडेट करने के लिए जगह भी चाहिए। सो हर्बीवोरस हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ उनकी लंबी होती है। आई थिंक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन किसके अंदर पढ़ लिया, आपका प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस को सारा हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, उसमें कौन कौन से मेजर इवेंट होते हैं वो आप लोगों ने पढ़ लिया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटास किस तरह से होती है, किस तरह से वाटर की मूवमेंट इन एंड आउट होती है वो आप लोगों ने कर लिया। फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर की फेजेस कौन सी होती हैं, मैकेनिज्म क्या होता है वो आप लोगों ने कर लिया। अमीबा में न्यूट्रिशन, अमीबा एंड पैरामीशियम के न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है वो हो गया, और ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन में काम आने वाले एंजाइम्स भी हम लोगों ने कर लिए। अब अगला टॉपिक रहेगा आपका रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें, जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल नाउ। थैंक यू।